Our today topic is हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके थे, वो प्रिंसिपल क्या था? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। हमने बोर के मॉडल की दो लिमिटेशन पढ़ी थी, तो बोर के मॉडल में दो लिमिटेशन में हमने दो प्रिंसिपल की बात की थी। एक तो हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा था, एक हमने डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहा था। तो हमने कहा था कि जो बोर का मॉडल है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, या इन दोनों इक्वेशन के साथ बोर का मॉडल कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हम एक प्रिंसिपल उसी दिन डिस्कस कर चुके थे। आज हमें नेक्स्ट प्रिंसिपल देखना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है क्या? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, सिंपल बात करें तो सिंपल बात में ये है कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो आप सेम टाइम पर उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कहता है हाइजेनबर्ग? कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन के दौरान आप सेम टाइम पर उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप एक टाइम पर पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो आप मोमेंटम नहीं बता सकते, मतलब एक्यूरेटली मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर आप मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो आप पोजीशन नहीं बता सकते कि सर्टेन पोजीशन क्या होगी। इसीलिए इसके नाम में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अनसर्टेनिटी के साथ आएगा। या तो हम पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी, और अगर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। तो देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग के अनुसार, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है, और हम एक्यूरेसी के साथ इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ नोटेशन यूज करेंगे। पहला नोटेशन हम यूज करेंगे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स हमें क्या बताएगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या बताएगा? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है। एंड डेल्टा पी क्या बताएगा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी है। हम इसके डेरिवेशन वाले पार्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो फिजिक्स में आता है, हमें केवल फॉर्मूला देखना है यहाँ पर। तो फॉर्मूले की बात की जाए अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पर जो h होगा, h आपका क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। h को आप क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू भी आपको पता है कि h की वैल्यू क्या होती है। वो कहता है कि अनसर्टेनिटी में जितनी अनसर्टेनिटी पोजीशन में है और जितनी अनसर्टेनिटी उसकी मोमेंटम में है, क्योंकि डेल्टा x आपने क्या बोला? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बराबर होगी या ग्रेटर होगी h अपॉन 4 पाई से। उसके बाद देखिए, हम एक हाइपोथेटिकल केस मानते हैं। हम क्या मानते हैं? हम कहते हैं कि अगर पोजीशन को मैं एक्यूरेटली मेजर कर लूँ, मीन्स मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना चाहता हूँ, और उस मेजरिंग के दौरान मैंने उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया कि हाँ एक पार्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मैंने उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो मैं क्या कहूँगा कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि आप पोजीशन के बारे में सर्टेन नहीं हो। अब मैंने कहा कि मैंने पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर किया। अगर पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है, हमने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया। देखिए डेल्टा एक्स क्या होगा? 0। डेल्टा पी हमें पता नहीं क्या वैल्यू है, ग्रेटर या इक्वल देन h अपॉन 4 पाई। अब देखिए डेल्टा पी
यहाँ जीरो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और अगर जीरो डिनोमिनेटर में जाता है तो आप जीरो से अगर किसी वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे डेल्टा वी विल बी इनफाइनाइट। मीन्स अगर आपने पोजीशन एक्यूरेट मेजर करी तो आप कहेंगे कि डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा उसको कह ही नहीं सकते, वो इनफाइनाइट होगा, यानी हम मोमेंटम के बारे में बात कर ही नहीं सकते। सेकंड केस मैंने बनाया, मैंने कहा इफ़ मोमेंटम इज नोन एक्यूरेटली, अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया जाए तो क्या कहा जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। यानी आपने मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करा तो जो डेल्टा पी है यानी चेंज इन मोमेंटम वो क्या है, जीरो। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना है, जीरो, ग्रेटर इक्वल देन एच अपॉन 4 यहाँ क्या है, न्यूमिनेटर में है जीरो, यहाँ किस में पहुँचा दिया, डिनोमिनेटर में पहुँचा दिया। तो अब जीरो डिनोमिनेटर में जाएगा तो फिर अगेन वही, अगर आप किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते तो आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करा तो आप मोमेंटम को नहीं बता सकते एक्यूरेटली, क्या कि जो उसमें अनसर्टेनिटी होगी वो इनफाइनाइट होगी। और अगर आपने मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया तो यू कैन नॉट से अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी। वी नो डैट, हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम देखूं तो किसी पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं होता लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम डॉट डेल्टा वी। डेल्टा वी मीन्स क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी को आप क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी में कितना चेंज होगा ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। अब जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी वैल्यू ये है, इस वैल्यू को मैंने पुट करा अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाले फॉर्मूले में। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी था, तो इन प्लेस ऑफ डेल्टा पी वी पुट एम डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 एम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो। मीन्स हम डेल्टा एक्स भी बता सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी भी बता सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और डेल्टा पी भी बता सकते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग फॉर्मूला। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, उसके पोजीशन, उसके मोमेंटम और उसकी वेलोसिटी, इसके बारे में एक्यूरेटली नहीं कहा जा सकता। अगर आप कोई भी एक वैल्यू डिफाइन करते हैं एक्यूरेटली तो आप मोमेंटम या वेलोसिटी के बारे में एक्यूरेटली नहीं कह सकते, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, जो हमने फॉर्मूले में समझा, एक बार उसको अगर थ्योरेटिकल या लैंग्वेज की फॉर्म में हम देखना चाहते तो हम क्या कहेंगे, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ स्मॉल वेवलेंथ इज यूज। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना है इन द एटम देन वी हैव टू यूज स्मॉल वेवलेंथ, और अगर वेवलेंथ स्मॉल होती है तो यू नो एनर्जी क्या होगी, हाई। तो कहता हाई एनर्जी रेडिएशन कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हाई एनर्जी की रेडिएशन होगी वो पोजीशन को एक्यूरेटली क्या कर सकती है, बता सकती है, बट मोमेंटम विल चेंज ड्यू टू एनर्जी इम्पैक्ट। देखिए हमने कहा कि अगर हम पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमने हाई एनर्जी की वेवलेंथ की लाइट यूज की। अब जब आप हाई एनर्जी की लाइट को यूज करेंगे तो आप पोजीशन तो बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही
हाई एनर्जी की लाइट एटम से टकराएगी और एटम के अंदर जाएगी और इलेक्ट्रॉन से वो कोलाइड करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के दौरान इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो जाते हैं। तो इसी वजह से अगर हम पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम मोमेंटम नहीं बता सकते, और अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो हम पोजीशन को नहीं बता सकते। देयरफॉर इट इज सेड पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। पोजीशन को और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वांटम नंबर। अगले आर्टिकल की बात की जाए तो अगला आर्टिकल क्या है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की बात की जाए तो क्वांटम नंबर है क्या? पहली बात, क्वांटम नंबर है क्या, किसको क्वांटम नंबर बोला जाता है, क्वांटम नंबर आए कहाँ से, और क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी। तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स में एक ब्रांच होती है क्वांटम मैकेनिक्स। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ से सोल्व करने के बाद आपके क्वांटम नंबर आते हैं। अब बात आती है कि जो क्वांटम नंबर आए उन क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन क्या है। हम केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स को क्यों पढ़ते हैं? तो हम केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर को इसलिए पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं। जैसे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में होता है, शेल के अंदर सब शेल होती हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और क्वांटम नंबर एक साइंटिस्ट होते थे, श्रोडिंजर उनका नाम था, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन को बोला जाता है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। जब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व किया जाता है तो हमें क्वांटम नंबर मिलते हैं और 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर विच आर डराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स से मिलते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स वी यूज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। हम क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं। तो क्वांटम नंबर 4 होते हैं, आइए देखते हैं क्या। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको डिनोट करते हैं n से। सेकेंड क्वांटम नंबर इज एंगुलर क्वांटम नंबर, उसको डिनोट करते हैं l से। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं m से। एंड फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, उसको डिनोट करते हैं हम s से। तो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज 4 क्वांटम नंबर वी कैन लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं तो हमें इन 4 क्वांटम नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है। आइए देखते हैं कि कैसे इन 4 क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। देखिए, पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है मेन एनर्जी लेवल, जिसको हम शेल बोलते हैं। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें शेल के बारे में पता चलता है। सेकंड है एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर से हमें सब शेल के बारे में पता चलता है कि सब शेल कौन सी है। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं, कैसे हैं। और फोर्थ क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, उससे इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन पता लगती है। जैसे अर्थ है, अर्थ अपने सरफेस पर भी, अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है और सन के चारों ओर भी घूमती है। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है, वो अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। जो शेल होती हैं उनका डिनोटेशन होता है KLMNOP। जो सब सेल होती हैं वो होती हैं S, P, D और F सब सेल। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं, S के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ, D के अंदर 5 और F के अंदर 7। अभी बेटे टेंशन लेनी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको नाम इंट्रोड्यूस करे हैं कि S क्या है, P क्या है, D क्या। अब मान लीजिए शेल क्या है। शेल कोई एक घर है, मेन घर। उस घर के अंदर अगर कोई इंसान बैठा, कोई पर्सन बैठा, आप उसकी पोजीशन बताना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, ये घर है। तो वो जो घर है वो हो गया मेन एनर्जी लेवल। फिर उस घर के अंदर हो सकता है बहुत सारे कमरे हों, तो वो क्या हो गया, सब शेल, कि उसके अंदर 2 या 3 कमरे हैं।
अब उस 2 या 3 कमरे में से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कमरे के अंदर है, वो हो गया हमारा ऑर्बिटल। सेम होता है किसके अंदर, एटम के अंदर। मेन एनर्जी लेवल होता है, फिर उसके अंदर सब शेल होती हैं यानी छोटे छोटे कमरे, और छोटे छोटे कमरे के अंदर किस कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, ऑर्बिटल्स। तो इनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो कल इसी के अकॉर्डिंग लाइव क्लास होगी, आप लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं। बेटे वीडियो ज़रूर देखनी है। थैंक यू वेरी मच।